नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एविजन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 17 जुलाई के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 17 जुलाई वाले क्वेश्चंस आज करेंगे और उसमें स्टैटिक भी बताते चलेंगे। उसके पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने एविजन का डिजिटलाइज लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो काइंडली गूगल प्ले स्टोर में जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए। वहाँ से फ्री जितने सारे एक्सेस हैं, आप लाइव क्लासेस हो गए या फिर वीडियोज हो गए या फिर पीडीएफ हो गए, मंथली मैगजीन हो गए, सब कुछ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्कस सेक्शन में जाइए। डिस्कस सेक्शन में जाके आप बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे देख सकते हैं। डिस्कस कर सकते हैं अपने अंदर स्टूडेंट के साथ, या फिर वहाँ पे फैकल्टी जो क्वेश्चन पोस्ट करते हैं वहाँ पे आप मिल सकता है। उसके बाद आपको बता दें कि अगर हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वेबसाइट में जाके amazon.co.in में लाइव क्लास भी अवेल कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन क्लासेस की इंक्वायरी भी कर सकते हैं हमारे ब्रांचेस में जाके। ब्रांचेस ओपन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी, एनटीपीसी आरईएल जिसको कहा जा रहा है, उसने अनाउंस किया कि 4750 मेगावाट का इंडिया का लार्जेस्ट फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट कौन से रीजन में स्थापित करेगा, शुरू करने जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा रन ऑफ कच्छ, गुजरात की बात हो रही है। गुजरात में ये 4750 मेगावाट का इतना बड़ा एक फोटोवोल्टिक या फिर सोलर पैनल का ये बनने जा रहा है। देखिए, ये 4.75 गीगावाट का रहेगा या फिर 4750 मेगावाट का रहेगा। प्रोजेक्ट जो होगा कंस्ट्रक्ट होगा किसके थ्रू? एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी आर्म के थ्रू। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी, एनटीपीसी आरईएल जिसको कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि एनटीपीसी इसका 100% सब्सिडरी रहेगा। ये अप्रूवल मिला है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एमएनआरई जो है ऑन 12 जुलाई। और उसके अंडर अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क को, जो कि सोलर पार्क स्कीम के अंदर आ रहा है, उसको स्थापित किया जाएगा। एनटीपीसी का और भी कुछ सारे प्लान है, जैसे कि कैसे ग्रीन एनर्जी की तरफ हम बढ़े, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एनर्जी की तरफ। तो इसका मेन एक एम उसमें यह है कि 60 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी हो जाएगा बाई 2032। तो अभी देखिए 4.7, तो इसको कितना बढ़ाया जाएगा? 60 गीगावाट का एक अपना फार साइट लेके रखा गया। नेक्स्ट क्या है कि एनटीपीसी आरईएल एक और प्लानिंग कर रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन कमर्शियल स्केल पे इस पार्क में जनरेट किया जाए। अब बोलते हैं, अब बात आता है आपके दिमाग में कि सर ग्रीन हाइड्रोजन क्या होगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज से प्रिपेयर होते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज जो हाइड्रोजन प्रिपेयर होता है उसको हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। और आपको पता है कि ग्रीन हाइड्रोजन का दूसरा नाम फ्यूचर फ्यूल है, कि आगे चल के ये फ्यूल के हिसाब से यूज होगा। जैसे कि आपको पता है जर्मनी और में वेस्टर्न कंट्रीज में यूज होना कहीं कहीं पे शुरू भी हो गया, तो ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 ने स्टेट किया दैट 720 से 811 मिलियन पीपल कितना हंगर भूखे भूखे रहे थे 2020 में, जो कि कितना 161 मिलियन ज्यादा है 2019 के रिपोर्ट से। तो ये रिपोर्ट एनुअली कौन सा बॉडी रिलीज करती है? तो यहाँ पे हो जाएगा फाओ या फिर एफएओ, फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, यूएन का फाओ ने रिपोर्ट टाइटल किया द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये रिपोर्ट किसने दिया, तो फाओ ने दिया, ये भी याद रखिएगा। इसने स्टेट किया कि 700, मतलब उस रिपोर्ट में ये लिखा गया कि 720 से 811 मिलियन लोग जो कि वर्ल्ड में 2020 में भूखे रहे हैं, उन्होंने हंगर को फेस किया है। ये जो आंकड़ा है 161 गुना ज्यादा है, 161 मिलियन ज्यादा है, गुना नहीं, 161 मिलियन ज्यादा है 2019 से। अब बात आता है कि ये रिपोर्ट ज्वाइंटली लाता कौन है, तो यूएनओ का जो फाओ है या फिर फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, यूएन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ होता है, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम डब्ल्यू, और साथ में डब्ल्यूएचओ मिलकर इस रिपोर्ट को निकाले थे। लेकिन मेन बॉडी जो गवर्निंग बॉडी था वो यूएनएफएओ था। एफएओ मतलब फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब कुछ की फाइंडिंग क्या है, तो वर्ल्ड बिटवीन 2020 में क्या हुआ है, तो 720 से 800, एक अनुमान लगाया कि 811 मिलियन का बात हो रहा है, इतने लोग हो रहे थे। सिर्फ एशिया की बात देख ले दोस्तों तो 418 एशिया में थे, जो कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड से ज्यादा थे। ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड जो हंगर था। अफ्रीका की बात करें तो 282, तो 1/3 यहाँ पे थे। और लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में 60 मिलियन के लगभग लोग थे जो कि भूखे रहे थे 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा 15 जुलाई को। देखिए, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 15 जुलाई को, जो कि क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विपिंग यंग पीपल विद स्किल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब क्या होता है कि जिसके पास ज्यादा स्किल्स है, जैसे कि अभी देखो हम लोग का एजुकेशन सिस्टम भी चेंज हुआ, वो बेसिकली स्किल बेस्ड हो गया।
तो ज़्यादा स्किल मतलब ज़्यादा आपके पास चांसेस है कहीं ना कहीं काम करने का। उसके बाद उनको डिसेंट एम्प्लॉयमेंट मिले, वर्क मिले, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। एंड टू हाईलाइट द क्रूशियल रोल ऑफ स्किल्ड यूथ इन एड्रेसिंग करेंट एंड द फ्यूचर ग्लोबल चैलेंजेस, जितना भी होगा तो हमारे पास स्किल्ड यूथ रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इनको यूटिलाइज कर पाएंगे बहुत जगह पे। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 15 जुलाई को डिक्लेयर किया था वर्ल्ड यूथ स्किल डे, जो कि कब से शुरू हुआ था, 2014 से। क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा जो बनेगा वो है कि 2021 का थीम क्या था, तो री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। पेंडेमिक कोविड के बाद हम कैसे री इमेजिनिंग इसको करेंगे, कैसे इसको फिर से रीबिल्ड करेंगे। अगला क्वेश्चन, शेर बहादुर देवबा जिसको री अपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ किस देश का, तो यहाँ पे देखिए नेपाल का। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, क्योंकि अब नेपाल का जो स्टांस होगा ये प्रो इंडिया या फिर ना प्रो हो तब भी न्यूट्रल आ जाएगा, ना कि चाइना के थ्रू फोकस हो जाएगा, क्योंकि ये नेपाल के कांग्रेस के चीफ हैं। शेर बहादुर देवबा जो है ये रिप्लेस करते हैं किसको, केपी शर्मा ओली को, जो जिनका गवर्नमेंट गिर गया था और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे थे भाई विद्या देवी भंडारी, जो कि प्रेसिडेंट है नेपाल की। अब यहाँ पे विद्या देवी भंडारी ने 13 जुलाई को शेर बहादुर देवबा को यहाँ के शपथ दिलवाया। जो 74 साल के ये शेर बहादुर देवबा जी हैं वो 5th टाइम बनने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नेपाल के। अच्छा, क्या ये इलेक्शन मतलब नेपाल की गवर्नमेंट ऐसे स्टेबल है? नहीं, इसमें कि 60 या 30 दिन के अंदर उनको अपना बहुमत फ्लोर टेस्ट देना होगा, फ्लोर टेस्ट देके पास हो गए तो ये स्टेबल में आ जाएगा, नहीं तो फिर से हो सकता है फिर इलेक्शन में चला जाए और हो सकता है फिर से केपी शर्मा ओली रिटर्न आ सकते हैं। लेकिन चांसेस है कि ये जीत जाएंगे और फिर से यही प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नेपाल के बने रहेंगे, जो कि अच्छा एक संकेत या फिर अच्छा खबर है, अच्छी खबर है किसके लिए, हमारे भारत देश के लिए, क्योंकि केपी शर्मा ओली जो थे बहुत प्रो चाइना थे, वो पपेट बनते जा रहे थे चाइना के लिए, जो कि हम लोग के लिए डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से गलत था, हम लोग के लिए खराब होने वाला था। नेक्स्ट, प्रायर इसके पहले देवबा ने 4 बार प्राइम मिनिस्टर के तौर पे एक्सपीरियंस, बहुत एक्सपीरियंस है, और नेपाल कांग्रेस जैसे हमारे यहाँ भारत में कांग्रेस है उसी तरह नेपाल में कांग्रेस है, उसके चीफ है। देखिए जून 2017 से 18 तक थे, 4 से 5 के बीच में 2001 से 2020 और सितंबर 95 से 97 के बीच में वहां पे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे रह चुके, तो इनके पास खासा एक एक्सपीरियंस है देश चलाने का और ये बहुत अच्छा रहेगा भारत के लिए। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नमेंट ने रिलॉन्च किया सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, गवर्नमेंट ने रिलॉन्च किया सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम नेशनल आयुष मिशन NAM जिसको कहते हैं, 5 ईयर्स के लिए, मतलब 2021 से अब 2026 तक ये रहेगा। तो उसके लिए कितना फंड एलोकेट किया गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 4607.3 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ है, 0.3 के एलोकेशन हुआ है। अब देखिए यूनियन कैबिनेट जो कि मिनिस्टर यूनियन कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये अप्रूवल दिया कि ये जो आपका आयुष है, नेशनल आयुष मिशन जिसको NAM कहते हैं, उसको और 5 साल का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। मतलब कि अब अप्रैल 2021 से मार्च 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक ये फिर से बढ़ा दिया गया। इसके लिए आपको बता दें कि पहले ही बता चुके इतना फंड एलोकेट किया गया, 3000 करोड़ एज सेंट्रल शेयर और 1607.3 का जो शेयर रहेगा स्टेट का शेयर रहेगा, जो कि इन्वेस्ट होगा 5 ईयर्स में, इसमें किया जाएगा। अगर बात करें ये मिशन कब फर्स्ट लॉन्च हुआ था, तो 15 सितंबर 2014 को लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट, इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये मोदी गवर्नमेंट में बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इसको इम्प्लीमेंट करता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, जैसे आयुर्वेदा हो गया, सिद्धा हो गया, स्वागरिक्पा हो गया, यूनानी हो गया या फिर होम्योपैथी होगा, इसको हम लोग को ट्रेजर हाउस बना के, नॉलेज बना के, फॉर प्रिवेंटिव हो गया, प्रोमोटिव हो गया, क्यूरेटिव हेल्थ केयर हो गया। आपने देखा होगा गोवा में कोविड में क्या देखा गया था, आयुर्वेदिक बहुत चला था कि आयुर्वेदिक से लोग ठीक हो रहे थे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के थ्रू, कि उनका एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी वो देने के बाद बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज फॉर्म हो रही थी। और इसमें बहुत देखना आपको मिला भी है कि आयुर्वेदिक के थ्रू अगर इम्यून सिस्टम को अच्छे से डेवलप करो तो कोविड उसमें अटैक करता भी है तो आपका इम्यून सिस्टम उसको फाइट करने के लिए रेडी रहता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगला क्वेश्चन, यूएन कैबिनेट ने इंक्रीज कर दिया है डीएनएस अलाउंस और डीएनएस रिलीफ जुलाई 1 2021 से। अब न्यू रेट क्या है, तो वो 28% है। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा खबर है कि 17 से अब 28% कर दिया, जो कि जुलाई से लागू होगा। पहले बता दें कि ये जो पहले जो था एग्जिस्टिंग जो रेट था या फिर जो भी था, इसमें क्या हुआ था, कोविड-19 की वजह से इसको होल्ड कर दिया गया था। जनवरी से जनवरी 2020 से ही होल्ड करके रख दिया गया था और ये जो अलाउंस थे वो रुके गए थे। तो अब जो एज ए रिजल्ट डीए और डीआर के इंस्टॉलमेंट जो 4 पीरियड्स के पेंडिंग है, जनवरी 20, जुलाई 20, जनवरी 21 और जुलाई 21 का, तो ये बाद में पेंडिंग को इसको कम्पेंसेट किया जाएगा। और उसके बाद ये भी कहा कि इसको बढ़ा के अब 28%, मतलब 100 रुपये पे 28 रुपया एक्स्ट्रा आपको उसमें दिया जाएगा डीआरएंस अलाउंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन से बैट्समैन बनता है फास्टेस्ट टू स्कोर 14 सेंचुरी सरपासिंग, जिसने हसीम अमला का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा पाकिस्तानी बैट्समैन बाबर आजम। ये क्विकेस्ट बनते हैं कि 14 सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ने वाले की 81 इनिंग्स उन्होंने लिया ये 14 सेंचुरीज बनाने के लिए। 14 शतक 14 सेंचुरीज या फिर 14 शतक बनाने के लिए उन्हें 81 इनिंग्स की जरूरत पड़ी, जबकि अगर हसीम अमला की बात करें तो उन्होंने कितना 84 लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं हसीम अमला 84, डेविड वार्नर 98, विराट कोहली हमारे यहाँ के 103, क्विंटन डिकॉक 104 इनिंग्स में इतने बनाए थे। तो ये आपको बता दें कि यहाँ पे बाबर आजम जो है अभी पाकिस्तान के कप्तान भी है और इनका इंग्लैंड के साथ मैच में इन्होंने इसको पूरा किया है। ठीक है, इसके पहले अगर पाकिस्तानी की बात करें तो इमरान खान ने पहले इसको किया था, जो कि पहले 102 इनिंग्स में ये 1983 वर्ल्ड कप के दरमियान उन्होंने इसको किया था, रजिस्टर किया था अनलिमिटेड 1983 में। तो ये उनके पहले थे। अगला क्वेश्चन, सुरेखा सिकरी पास्ट अवे रिसेंटली एट 75, वो किससे एसोसिएटेड थी? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बॉलीवुड से। आपको याद होगा बालिका वधू की, आपने बहुत लोगों ने देखा, लड़कियां बेसिकली बहुत ये सीरियल देखी होंगी। तो सुरेखा सिकरी जिनका रिसेंटली 75 साल की एज में कार्डियक अरेस्ट की वजह से देहांत हो गया, वो 3 टाइम नेशनल अवार्ड विनर थी। आपको पूछ सकता है तो वो उनके वेरियस परफॉर्मेंस जैसे तमाश हो गया, मम्मू हो गया, सलीम लंगड़े पे मत रो, जुबेदा हो गया, बधाई हो मूवी हो गया, या फिर डेली सोप जिसकी बात करें बालिका वधू, इसमें बहुत उन्होंने काम किया था। ठीक है, उनका जो लास्ट अपीयरेंस था वो था घोस्ट स्टोरी 2020 का, जो कि डायरेक्टेड बाय था जोया अख्तर। जावेद अख्तर की बेटी जो है जोया अख्तर, उन्होंने इसको डायरेक्ट किया था, तो उसमें उनको लास्ट देखा गया था और वो अब हमारे बीच नहीं रहे। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किसी भी तरह से आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा फर्स्ट गल्फ नेशन बना जो कि अपना एम्बेसी ओपन कर रहा है इजराइल में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इजराइल का कभी गल्फ कंट्रीज जो है मुस्लिम कंट्री के साथ कुछ सही हुआ ही नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जी के मध्यस्थता से, डोनाल्ड ट्रंप जी की वजह से यहाँ पे फाइनली यूएई मानता है और यूएई जा रहा है ओपन करना अपना एम्बेसी। अब तो डोनाल्ड ट्रंप जी अब प्रेसिडेंट भी नहीं, लेकिन उन्हीं का एक पहल था। देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वेडनेसडे को बिकम फर्स्ट नेशन जो कि अपना एम्बेसी ओपन कर रहा है, कहाँ पे? इजराइल में। ठीक है, एक बता दे, ये नियरली ईयर आफ्टर बोथ कंट्रीज साइंड एग्रीमेंट टू नॉर्मलाइज डिप्लोमेटिक टाइज, ये डोनाल्ड ट्रंप जी ने ही ये टाई को सीरीज है डिप्लोमेटिक टाई को साइन करवा के गए थे और इसके बाद हुआ। तो न्यू मिशन जो है तेल अवीव, जो कि कैपिटल स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग है, तेल अवीव मतलब कि जो इसराइल का कैपिटल है वहीं पे है। सेरेमनी की अगर बात करें तो अटेंड किया गया था इसराइल प्रेसिडेंट जो है आइजैक हर्जोग, उन्होंने अटेंड किया था। और यूएई के एम्बेसडर मोहम्मद महमूद अल कहाज ऑफिशियली प्रेजेंट किए थे क्रेडेंशियल एट द बिगिनिंग ऑफ मार्च, वो क्रेडेंशियल प्रेजेंट किए थे और उसके बाद से एम्बेसी का ओपनिंग हो गया। तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है मिडिल ईस्ट के लिए, तो कभी इसराइल का कभी ये देशों के साथ अच्छा रिश्ता रहा ही नहीं है इन द पास्ट। अगर बात करें कैपिटल की यूएई की, तो अबू धाबी है। यूएई की करेंसी की बात करें तो यूनाइटेड अरब इमिरेट्स दिरहम है। प्रेसिडेंट की बात करें तो खलीफा बिन जायद अल नायान है। और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो नए प्राइम मिनिस्टर अब हो गए हैं, ना कि पुराने। पुराने अब नेतन्याहू जी नहीं है, अब नफ्ताली बेनेट जो नए प्राइम मिनिस्टर जीत के आए हैं, तो ये नए प्राइम मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी के तौर पे स्कीम जारी किया 2021 में? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका के जो सीएम है बीएस येदियुरप्पा, उन्होंने अनेबल्ड किया कर्नाटका इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम, जो कि एक ब्रिज का तौर पे सर्व करेगा किसके बीच? ट्रांसपोर्ट के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, डेली कम्यूटर्स के लिए। स्कीम का जो एम है रिड्यूस करेगा ट्रेवल टाइम इनकन्वीनियंस इन रीचिंग, बस हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, मेट्रो स्टेशन। मतलब आपको घर से मान लो उधर जाना, तो अगर बीच में बहुत जाम है या फिर मान लो कि बहुत पैदल चलना पड़ता है फिर आपको जाना, तो इसके बीच में आपको ये टैक्सी सिस्टम मिल जाएगा। और आपको पता है कि इंडिया का एक रिपोर्ट है कि बेंगलोर जो है वो सबसे ज़्यादा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जैम लगते हैं। तो ये बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि एयरपोर्ट पहुंचना है, काम करना है, जाना है, या फिर रेलवे स्टेशन बहुत बहुत दिक्कत होता है। तो इसलिए इस बार का बजट, लास्ट ईयर का जो 2020 का बजट था, उसमें इलोकेशन भी हुआ था कि अब जो बेंगलोर में सबअर्बन रेलवे लोकल ट्रेन भी चलाए जाएंगे इसको रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये जो टैक्सी जो स्कीम चला है, इसमें पार्टनरशिप फर्म्स या फिर कंपनी भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और अथॉरिटी क्या करे, कंसर्न अथॉरिटी इसका लाइसेंस अंडर दिस स्कीम आंसर करेगा। और जो व्हीकल्स इसके अंडर रजिस्टर होंगे उनको बहुत सारी छूट मिलेगी, जैसे कि परमिट्स के ऊपर हो गया, टैक्स के ऊपर हो गया, और फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेगा फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर उनको अलग से छूट दिया जाएगा। तो एक तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा और दूसरा कि लोगों के लिए चलने में आसानी हो जाएगा। अब आते हैं इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका स्टैटिक क्वेश्चन पूछता है, गवर्नर है, गवर्नर ऑफ कर्नाटक कौन है? ये चेंज हुए, तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। कल के वीडियो में बताए थे, फिर भी आपको आंसर करना कमेंट बॉक्स में, उसके बाद देखा जाएगा। तो ये हम लोग का जो 10 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स था दोस्तों, आपके साथ डिस्कस किए।
और इससे जो रिलेटेड स्टैटिक भी बन सकते हैं वो भी बताया। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स को। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ, जीतू तिवारी।